एक शेफ है, उसके पास 10 किलो मैदा है, तो वो क्या बनाए? या तो वो उससे 7 पिज्जा बना सकता है, 4 बर्गर बना सकता है, या फिर एक पैकेट ब्रेड का बना सकता है। एक शेफ के पास ऐसी काफी सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं और इसी पॉसिबिलिटीज को, इसी चॉइस को हम प्रेजेंट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है और इन डिफरेंट चॉइसेस से बनाने से क्या फर्क पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost can be defined as the potential benefit that an individual misses out on by choosing one option over another. तो opportunity cost क्या होता है? एक potential benefit होता है जो एक इंडिविजुअल मिस कर देता है किसी एक ऑप्शन को चूज करने के बजाय। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास दो विकल्प थे, या तो आज आप मूवी देखने चले जाओ या फिर आज अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ। आपने सोचा कि ठीक है मैं मूवी देखने चले जाता हूँ, पर आपने एक बेनिफिट मिस कर दिया अपने दोस्तों के साथ रहने का। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? वो चीज जो आपने मिस कर दी हो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। When an individual prefers one alternative over another, then the non-absorbed profit of the later alternative is the opportunity cost. क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो नॉन अब्सॉर्ब प्रॉफिट है, यानी कि वो फायदा जो आपने मिस कर दिया दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके साथ लाइफ में ऐसे काफी बार हुआ कि आपके पास दो ऑप्शंस थे, आपको उन दोनों में से किसी एक को चुनना था और आपने सोचा कि ये वाला मेरे लिए अच्छा होगा और दूसरे वाले को आपने छोड़ दिया या फिर रहने दिया। तो दूसरे वाले के साथ जो बेनिफिट्स थे आपने वो उनको कहीं ना कहीं मिस आउट कर दिया, क्योंकि आपने कभी ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं किया है, कंसिडर ही नहीं किया, और उसमें जो आपके बेनिफिट था जो आपने मिस करा, उसी बेनिफिट को हम बोलते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost generally remains overlooked and creates a barrier for business to make informed decisions, है ना? तो आप देखें यूजुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ओवरलुक रहती है, यानी कि नजरअंदाज किया जाता है ना? आपने कई साल पहले एक डिसीजन लिया, आपने कोई एक चीज सेलेक्ट करी और दूसरे को छोड़ दिया, तो आपने जो बेनिफिट छोड़ दिया आपने कभी ध्यान नहीं दिया उस बारे में कि वो भी मेरे लिए अच्छा हो सकता था। तो इसी को देखा जाए तो बिजनेस यूजुअली इसको ओवरलुक कर देते हैं। By considering the opportunity cost of different options, individual and organization can make decision that can maximize their utility or benefit. Individual और organizations जो है वो decision बना सकते हैं ऐसे जिससे कि उनकी utility और को benefit को maximize किया जा सके। आइए समझते हैं opportunity cost को एक और अच्छे example से। यहाँ पे हमारे पास एक इंडिविजुअल है, उसके पास दो जॉब्स हैं, एक है जॉब ए और एक है जॉब बी। जॉब ए में उसको 50,000 पर मंथ सैलरी पे की जाएगी और जॉब बी में उसे 60,000 पर मंथ सैलरी पे करी जाएगी। अब किसी कारण से हो सकता है कि जॉब ए उसको ज्यादा अच्छी लग रही हो सकता है कि जॉब ए में उसको हो सकता है कि ऑफिस जो है वो घर के पास पड़ता हो या फिर उसको कहीं दूर ट्रैवल करके जाना ना पड़ता हो, तो वो इंडिविजुअल जो है जॉब ए को सिलेक्ट कर लेता है और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है। पर यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, तो उसने जॉब भी जो है वो छोड़ दी, जो जॉब भी थी उसने वो छोड़ दी, दूसरी नौकरी थी वो छोड़ दी जो कि 60,000 रुपए महीना दे रहा था, यानी कि उसे 10,000 रुपए सीधे ज्यादा दे रहा था उसी करंट जॉब से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वो कॉस्ट जो वो बेनिफिट जो इस इंडिविजुअल ने मिस आउट कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी पोटेंशियल बेनिफिट था, कितना? 60,000 रुपए माइनस उसी करंट जॉब कितनी? 50,000, यानी कि उसको ओवरऑल कितने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी? 10,000। इस केस में 10,000 रुपए जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम इसे फॉर्मूला वाइज प्रेजेंट करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम बेस्ट ऑप्शन माइनस इनकम फ्रॉम चोजन ऑप्शन, यानी कि जो बेस्ट ऑप्शन था इनकम का उसको माइनस करेंगे क्या? इनकम फ्रॉम चोजन ऑप्शन, जो आपने एक्चुअली में चूज करा, जो आपके लिए बेस्ट था और जिसको आपने चूज किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। सो बाय चूजिंग जॉब ए हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10,000, द इनकम ही गेव अप ऑन बाय नॉट चूजिंग जॉब ए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस केस में क्या हो जाएगी? 10,000 रुपए, बिकॉज यहाँ पे 10,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट था जो उसने गिव अप कर दिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सिर्फ पैसे की बात नहीं करता है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं एक्सप्रेस करते हैं। रैदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट व्हाट यू आर सैक्रिफाइसिंग, यानी कि आपने क्या सैक्रिफाइस किया है उसके बारे में होता है। बाय मेकिंग वन चॉइस ओवर अनदर, यानी कि एक चॉइस को दूसरे के ऊपर चूज करके आपने ऐसा क्या सेक्रीफाइस किया है उसी के बारे में होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ये नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया। अब हम अपना जो कंसेप्ट है मेन उसको डिस्कस कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। As the resources available around us are scarce, we cannot satisfy all of our needs and wants, यानी कि रिसोर्सेज जो है हमारे इर्द गिर्द वो स्केर्स हैं,
तो हम सारी की सारी नीड और वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स, है ना, ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। एंड इवन इफ ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी में उसको अगर यूटिलाइज भी कर लिया जाए बेस्ट पॉसिबल मैनर में, देयर कैपेबिलिटीज आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू स्केर्स रिसोर्सेज, पर फिर भी उनकी कैपेबिलिटीज जो है उसको वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं स्केर्स रिसोर्सेज के कारण। Therefore, we are forced to make economic decisions and choose among alternate goods and services. यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ऑल्टरनेट जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके बीच उनको सिलेक्ट करना पड़ता है एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में, है ना। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक शेफ है, उसका 10 किलो मैदा है, तो या तो 10 पिज्जा बना ले या फिर 4 बर्गर बना ले या फिर उसके ब्रेड बना ले। तो इसमें से जो भी उसके लिए बेस्ट रहेगा वो शेफ उसी चीज को सिलेक्ट करेगा। और इस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी हम ये चीज देखते हैं। हेंस सोसाइटी हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो पॉसिबिलिटीज है वो कैसी है, इनफाइनाइट है, यानी अनगिनत है। The graphical presentation of this range of possibility is known as production possibility curve, यानी कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि जब हम इन चॉइसेस को, इन विकल्प को जब एक ग्राफ पे शो करते हैं तो इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दोनों नाम से जाना जाता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एक बार कर्व देखने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। यानी कि यूजुअली हम दो गुड्स के बारे में बात करते हैं, कोई भी दो गुड है उनके बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको हम प्रेजेंट करते हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सिंपली पुट, अब पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि पीपीसी जो है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। कॉम्बिनेशंस यानी कि हो सकता है कि ये वाला गुड ज्यादा, ये वाला कम, या फिर ये इतना या फिर वो इतना। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय फुली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज एज्यूमिंग अ फिक्स्ड टेक्नोलॉजी लेवल, यानी कि यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं वो हम लेके चलते हैं। तो पहले हम एजम्पशंस देख लेते हैं पीपीसी क्या क्या होते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। पहला एजम्पशन है फिक्स्ड रिसोर्सेज, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी is assumed to be fixed. This include factor of production such as labor, capital, land and technology. However, one can transfer the resource from one use to another. यानी कि यहाँ पे एक assumption है, यानी कुछ बातें हम मान के चलेंगे कि पहला है फिक्स्ड रिसोर्सेज, की इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज वो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स्ड है एकदम, जिससे कि हम जो अभी ग्राफ बनाएंगे उसको बनाने में हमें कुछ सिंप्लिसिटी मिले। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। द पीपीसी assume that the level of technology available for production remains constant, यानी कि जो पीपीसी में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उस समय जो भी टेक्नोलॉजी का स्तर है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है। दिस मींस दैट मेथड्स, प्रोसेसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज, जिससे कि जो भी हमारी मेथड रहेंगी, प्रोसेस रहेंगी और एफिशिएंसी रहेंगी वो बदल नहीं रही है। फिर अगला है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ के माना जाता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज का पूरी तरीके से पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। द पीपीसी assume that all available resources in the economy are fully employed and यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, यानी कि हम माना जाता है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको इकोनॉमी में पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और एफिशिएंटली, यानी कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है उन रिसोर्सेज का। फोर्थ है टू गुड्स। द पीपीसी assume that with the given resources only two goods can be produced, यानी कि पीपीसी यहाँ पे मान के चलता है सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं। फिर फिफ्थ है अनइक्वल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अंडर पीपीसी इट इज assumed that the resources are not equally efficient in the production of goods, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो दोनों गुड्स है उन दोनों में एक अनइक्वालिटी है, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर मैं एक गुड सेक्रीफाइस करूं दूसरे का एक बढ़ जाए, नहीं, हर एक गुड जो होता है उसको अलग अलग रिसोर्सेज दी जाती हैं, अलॉट करी जाती है, जिससे उसे प्रोड्यूस किया जाता है। देयरफॉर व्हेन द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होगी जब हम ट्रांसफर करेंगे एक गुड को दूसरे गुड से। इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं ग्राफ के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैंने दो चीजें ली हैं, एक मैंने लिया है एप्पल और एक मैंने लिया है ऑरेंज। मेरे पास दो गुड्स हैं और मैं इन दोनों को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब इन्हीं के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको मैंने इस शेड्यूल पे ड्रॉ कर दिया है। Suppose two goods, say apple and orange, are to be produced by using the available resources in the economy. Following is the hypothetical schedule and diagram of the possible combination of these goods. So आप देखें यहाँ पे possibilities दी हैं A, B, C, D, E, N, F, ये सारी की सारी possibilities हैं जिनमें हम एप्पल और ऑरेंज को अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला एप्पल देखेंगे A, 15 एप्पल प्रोड्यूस जब मैं करता हूँ तो यानी कि मैं पूरे की पूरी रिसोर्स जो है सब किस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, एप्पल पे कर रहा हूँ, तब मैं 0 ऑरेंजेस प्रोड्यूस करूंगा। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी, कितनी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे मेरी आई है ना, जैसे मैंने बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो पोटेंशियल बेनिफिट जो हम मिस आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है।
पर अब मैंने यहाँ पे सोचा कि नहीं, मुझे ऑरेंज ही प्रोड्यूस करना है, तो मैंने एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो कम किया, मैंने 15 से 14 एप्पल पे आ गया, और अब मैं फाइनली एक ऑरेंज बना पा रहा हूँ। ये मेरा कौन सा दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरा कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन क्या था कि सिर्फ एप्पल नो ऑरेंजेस। अब मैंने सोचा कि थोड़ा ऑरेंज बना देते, तो मैंने एप्पल को कम कर दिया। तो मेरे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मैंने कितने बेनिफिट मिस करा, एक एप्पल मिस करा, तो इसलिए मेरा एक हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहीं पे एमआरटी, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपका सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं। तो अभी देखिए, मैंने एक एप्पल सेक्रीफाइस करा, 1A और 1O, यानी कि एक ऑरेंज गेन करा। फिर वहीं पे सी में देखेंगे, मैं जैसे जैसे एप्पल का प्रोडक्शन कम करते जाऊंगा तो ऑरेंज का प्रोडक्शन जो है बढ़ते जाएगा। अब 12 एप्पल में 2 ऑरेंज, फिर यहाँ पे मेरा एमओसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अब मैं 2 एप्पल सेक्रीफाइस करके एक ऑरेंज प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले सिर्फ एक एप्पल सेक्रीफाइस करके एक ऑरेंज मिला, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं एप्पल का प्रोडक्शन कम करूंगा, उसमें ऑरेंज जो एप्पल है वो ज्यादा लगेंगे और ऑरेंज कम प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली अगली बार देखें, मैं 3 एप्पल सेक्रीफाइस करता हूँ और एक ऑरेंज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये एमआरटी जो है बढ़ता जाएगा और यहाँ पे मेरे ऑरेंज के जो नंबर्स है बढ़ते जाएंगे। फाइनली जो मेरा एफ कॉम्बिनेशन रहेगा, उसमें मैं एक भी एप्पल प्रोड्यूस नहीं करूंगा, सारी की सारी रिसोर्सेज जो है किसमें ट्रांसफर कर दूंगा, ऑरेंज को प्रोड्यूस करने में ट्रांसफर कर दूंगा, यानी सबको सब जो रिसोर्स है सब किस पे लगा दूंगा, ऑरेंज पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से मेरा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो इस तरीके से बनता है। ये एग्जांपल जो है कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, यानी कि फॉर बस यहाँ पे समझने के पर्पज से हमने ऐसा लिया है। एक्चुअली में जो पीपीसी है वो और कॉम्प्लेक्स तरीके से वर्क करता है। तो अब इसी चीज को हमें ग्राफ पे शो करना है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे ग्राफ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा वाई एक्सेस जो है, वाई एक्सेस, इस पे मैंने क्या शो करा है, एप्पल। यहाँ पे मैं एप्पल का प्रोडक्शन दिखाऊंगा और एक्स एक्सेस पे मैं दिखाऊंगा क्या, ऑरेंज का प्रोडक्शन। अब देखें यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन ए, एप्पल है 15, ऑरेंज 0। ए कॉम्बिनेशन एप्पल 15, यहाँ पे मैंने लगा दिया एप्पल 15, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया एप्पल 15। और ऑरेंज कितने थे, ऑरेंज मेरा 0 था, तो 0 यहाँ पे आएगा, तो इसलिए पॉइंट ए यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे एप्पल है 14 और ऑरेंज है 1, तो यहाँ पे देखें ये इस पॉइंट पे कुछ हमारा ये 14 आता है और एक ऑरेंज हमारा यहाँ पे आता है, तो दोनों को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये बी पॉइंट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा कॉम्बिनेशन जहाँ पे एप्पल है 12, तो ये 12 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया और ऑरेंज है कितने 2, तो ये सी यहाँ पे हमारा प्लॉट हो गया। इस तरीके से ए बी सी डी एफ सबको आप क्या करेंगे, एक एक करके प्लॉट करेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, और जब आप इनको ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपको पीपीसी कर्व फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे पीपीसी कर्व हमने देख लिया किस तरीके से बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं पीपीसी कर्व के बारे में। सबसे पहले पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी पीपीसी कर्व जो है वो नीचे की तरफ स्लोप करता है ना। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि पीपीसी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ। तो स्लोपिंग कैसी है, स्लोपिंग इसकी है डाउनवर्ड। तो पहला प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अब पीपीसी कर्व shows all the possible combination of two goods that can be produced within the given resources and technology. Here one can produce more of one commodity only by taking away resources from the production of another commodity. यानी कि यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो एक कमोडिटी को तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब वो दूसरे कमोडिटी में से वो रिसोर्स को कम कर देगा। ड्यू टू दिस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर क्वांटिटी। यानी कैसे रिलेशन आता है यहाँ पे, इनवर्स, यानी कि अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा और अगर दूसरा कम होगा तो पहला वाला बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इन डाउनवर्ड स्लोप ऑफ पीपीपी कर्व। इसी कारण से पीपीएफ कर्व का जो है डाउनवर्ड स्लोप आ जाता है। नेक्स्ट पर आप देखेंगे पीपीसी इज कॉनकेव शेप, यानी किस तरीके का शेप है पीपीसी का, कॉनकेव। आप देखें यहाँ पे पीपीसी कर्व कुछ इस तरीके से हमारा बनाया गया था। जब कर्व इस तरीके से बनाया जाता है तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या बोलते हैं हम इसे, कॉनकेव शेप। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो क्यों होता है कॉनकेव शेप, इसका कारण दिया है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। is the reason behind concave shape of a PPC curve. Increasing MRT means that more units of one commodity are sacrificed to gain more unit of another commodity. यानी कि हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कुछ थोड़ा सा गेन करने के लिए। The reason behind increasing MRT is the assumption that any resource is never equally efficient to produce all goods. यानी कि क्या यहाँ पे इसके पीछे क्या रीजन है कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होती है सारे के सारे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। Thus, as the resources are transferred from one good to another,
लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट इन एमआरटी, यानी कि जैसे जैसे हम एक गुड को दूसरे गुड तक ट्रांसफर करते हैं, कम और कम एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पे कर्व में देख सकते हैं, इस कर्व में कि एप्पल और ऑरेंज है यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम एप्पल सेक्रीफाइस करते हैं, आप देख सकते हैं कि एप्पल का सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑरेंज का सेक्रीफाइस जो है, ऑरेंज का जो गेन है वो बढ़ नहीं रहा है। हमने पहले एक एप्पल सेक्रीफाइस करा, एक ऑरेंज गेन करा, 2 एप्पल सेक्रीफाइस करे, एक ऑरेंज गेन करा, 3 करे, फिर 1 करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो डिक्लाइनिंग है। इस कारण से कॉन्केव शेप फॉर्म होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने आज पीपीसी को कर डिस्कशन जो करा आपको समझ में आया होगा। पीपीसी हमें एक लाइफ लेसन देता है कि यहाँ पे आप लाइफ में हर एक चीज नहीं कर सकते हैं, पर आप हमेशा एक बेस्ट चीज जरूर कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस पीपीसी में ये चीज समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।